हेलो फ्रेंड्स, एक्सीएम लर्निंग एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद अफजल और इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन। पिछली क्लास में हमने उत्तर भारत का विशाल मैदान पढ़ा था और हमने ये पढ़ा था कि उत्तर भारत के विशाल मैदान को हम दो भागों में बांटकर उसका अध्ययन करते हैं। कौन कौन से करते हैं देख लीजिए, उसका एक क्विक रिवीजन हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब हमने उत्तर भारत के विशाल मैदान का विभाजन किया था तो हमने दो आधारों पे किया था। पहला किया था भौतिक या स्थलाकृतिक आधार पर, और दूसरा हमने किया था प्रादेशिक आधार पर। ये जो क्लास हमारी थी, ये उत्तर भारत के विशाल मैदान की एक समझ लीजिए इंट्रोडक्शन क्लास थी और इसमें मैंने बताया था आपको कि उत्तर भारत के विशाल मैदान को हम दो आधारों पर बांट करके उसका अध्ययन करते हैं। भौतिक स्थलाकृतिक आधार पर मैंने बताया था आपको कि कुछ उत्तर भारत के मैदान को कुछ भागों में बांटा गया, जिसमें पहला है, इसमें पहला था भाभर, दूसरा था तराई, तीसरा था बांगर। बांगर के अंतर्गत हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक पढ़ा था हमने रेह और दूसरा पढ़ा था हमने भूड़। इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको डीपली बताने का प्रयास किया था, एक एक पॉइंट को आपको बताने का प्रयास मैंने किया था। और फिर मैंने बांगर के बाद मैंने आपको चौथा बताया था खादर। खादर में हम ज़्यादा डीप तो अध्ययन नहीं कर पाए थे, अभी हम आगे इसको आपको थोड़ा समझा देंगे। अभी सिर्फ मैंने आपको उसका नाम इंट्रोडक्शन बताया था, अभी इसके विषय में थोड़ा डीप हम आपको बता देंगे। उसके बाद 5वें नंबर पर हमने आपको डेल्टा बताया था। तो इस इतने आधारों पर, भौतिक आधार पर इन जो है, इनके द्वारा जो है उत्तर के विशाल मैदान को बांटा गया है। प्रादेशिक आधार पर मैंने बात की थी, तो मैंने आपसे कहा था कि जो है उसके उत्तर भारत के विशाल मैदान को इस तरीके से आप यहाँ देख पा रहे हो, राजस्थान का मैदान, पंजाब एवं हरियाणा का मैदान। गंगा के मैदान को हमने 3 भागों में बांटा था, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान, और जो हमारा अंतिम था वो था ब्रह्मपुत्र का मैदान। हम यहाँ लिख देते हैं उसको, यहाँ हम लिख देते हैं इसको, प्रादेशिक आधार पर हमने बांटा था। यहाँ लिख देते हैं हम प्रादेशिक आधार पर। देखिए, प्रादेशिक आधार पे हमने बांटा था, पहला हमने बांटा था राजस्थान का मैदान। ये मैदान हमने क्या कहा था, राजस्थान का मैदान। दूसरा ये वाला मैदान हमने बताया था, हम यहां पर इसको नाम भी लिखते जाते हैं। राजस्थान का मैदान, ये वाला मैंने बताया था आपको, उसी पेन से ही कर देते हैं, उसी के द्वारा। ये मैंने बताया था आपको पंजाब व हरियाणा का मैदान। ये मैंने जो पूरा बेसिकली ये पूरा गंगा का मैदान था, गंगा का मैदान काफ़ी बड़ा मैदान है और इसी तरीके से इसको हम 3 भागों में बांटकर इसको पढ़ते हैं, जिसमें से जो पहला था ये था ऊपरी गंगा का मैदान, यानी गंगा के मैदान को हम बेसिकली यहाँ लिख देते हैं, गंगा का मैदान। तो इसको हम 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। पहला ऊपरी, यहाँ हम गंगा नहीं लिखते हैं, आप समझ जाइएगा। दूसरा था मध्य और तीसरा था निम्न। यानी ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। तो इन आधारों पर मैंने जो है गंगा के मैदान को बांटा था। तो ये कौन सा था? तो ये था हमारा ऊपरी
गंगा का मैदान, ये वाला जो गंगा का मैदान था वो था मध्य गंगा का मैदान। ये जो था हमारा, तो ये था हमारा निम्न, या इसको ऊपर हम लिख देते हैं यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पर लिख देते हैं इसको निम्न गंगा का मैदान। ये था हमारा निम्न गंगा का मैदान। और उसके बाद ये जो हिस्सा था, ये वाला हिस्सा, ये जो पूरा, ये था ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान, इसको असम का मैदान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? असम का मैदान। क्यों असम का मैदान कहा जाता है? क्योंकि ये असम में इसका जो क्षेत्र है वो ज़्यादा पड़ता है, इसी कारण इसको असम का मैदान भी हम कहते हैं। देखिए, ऊपरी जो गंगा का मैदान है, यहाँ से जो नदियाँ का उद्गम स्टार्ट होता है और इस तरीके से ये बहती जो है आगे जाती हैं। तो ऊपरी गंगा का जो मैदान होता है, यहाँ से नदियों का उद्गम होता है, फिर धीरे धीरे ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान, और ये फिर आपका जो है ये वाला क्षेत्र, ये है ब्रह्मपुत्र का मैदान या असम का मैदान। तो कुछ इस प्रकार से प्रादेशिक आधारों पर उत्तर के विशाल मैदान को बांटा गया था। तो आज हम जो है इसी प्रादेशिक आधार पर उत्तर भारत के मैदान का जो है विस्तृत अध्ययन करेंगे, एक एक पॉइंट का अध्ययन करेंगे, और मैं एक एक पॉइंट आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और मुझे ये आशा है कि आपको ये क्लास बहुत बढ़िया लगेगी और इसमें एक एक पॉइंट को मैं बेहतर समझाने का प्रयास करूंगा। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जो है इसके नोट्स ज़रूर बनाइए। जिस शिद्दत के साथ मैं मेहनत कर रहा हूँ, उसी शिद्दत के साथ आप भी मेहनत करिए, आप भी जुटिए, आप भी इसके नोट बनाइए और एक एक पॉइंट को उसमें लिखते जाइए, जिस तरीके से मैं बताता हूँ आपको। तो कुछ इस तरीके से हमने सारी चीज़ें बताई थी। हमने आपको एक जो है ये आपको मैंने भाभर, तराई, मैंने बताया था कि जब शिवालिक के गिरिपति क्षेत्र से जब जो है उतरती हैं नदियाँ, तो फिर अपने साथ लाए हुए अवसाद को पाटती हैं, और वो जो अवसाद जो मलबा होता है वो बना होता है कंकड़ बजरी पत्थर का, और वही उसका जो जमा क्षेत्र कहलाता है भाभर। उसके बाद जो नदियाँ, छोटी नदियाँ उतरती हैं, वो भाभर में विलुप्त हो जाती हैं, और भाभर में विलुप्त होने के बाद वो कई सरिताओं में निकलती हैं, और उन सरिताओं के द्वारा, या जो सरिताओं में जो जल रहता है उसके द्वारा वो बहुत बड़े क्षेत्र को क्या करती हैं, जलमग्न कर देती हैं, जलयुक्त कर देती हैं, और वही नमयुक्त और वही दलदली क्षेत्र कहलाता है तराई। उसके बाद मैंने आपको बांगर बताया था किस तरीके से, फिर मैंने आपको उसमें खादर मैंने नहीं बताया था, आज मैं वो खादर आपको बता देता हूँ। देखिए, खादर क्या होता है? खादर बेसिकली ये नवीन जो है जलोढ़ मिट्टी होता है। मैंने बताया था आपको कि जहाँ पहले जो नदी का जल पहुँच रहा था, और बाद में ऐसा क्या हुआ कि नदियों ने कटान जब ज़्यादा तीव्र कर दिया, जब कटान ज़्यादा होता गया तो उनमें ढाल धीरे धीरे कम होता गया, और जब ढाल कम हुआ तो उनमें उसकी जो वेग थी, जो उसकी तेज़ी थी, जो उसकी परिवहन और अपर्दन क्षमता थी, वो क्षमता धीरे धीरे क्षीण होने लगी। और उसके बाद क्या हुआ कि जहाँ अब वो अपना जल पहले पहुँचा रही थी, उत्तर का जो विशाल मैदान है, इसको बनने में बहुत समय लगा था। जिस तरीके से हिमालय को बनने में कई जो है युग लगे थे, कई इरा लगी थी, उसी तरीके से इसको बनने में भी ये कोई 100, 200, 300 सालों की घटना नहीं है दोस्त, ये बहुत बड़ी घटना, इसको बनने में बहुत समय लगा होगा। तो जहाँ पर पहले जो नदी अपना जो जल, जब जो नदियाँ बहती थी, ये जो जब बरसात होती थी, जब नदियाँ अपने उफान पे होती थी, वहाँ जो जल पहुँचाती थी, जो मिट्टी पहुँचाती थी, अब वो जो है कटाव के कारण वहाँ अपना जल नहीं पहुँचा पाती, और वो जो क्षेत्र होता था वो क्षेत्र ऊंचा हो जाता था, और जहाँ पर जल नहीं पहुँच पाता था, और फिर उसमें कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता होने के कारण जो है वो पूरा जो मिट्टी थी वो कंकड़ीली हो जाती थी, और जिसे हम बांगर कहते थे। खादर क्या था? खादर वह क्षेत्र था जहाँ पर नदी अभी भी अपना जल पहुँचा रही थी, और जल के द्वारा जो है वो नवीन मिट्टी को एक परत के ऊपर दूसरी परत इस तरीके से चढ़ा रही थी, और वही कहलाई थी खादर। खादर क्या होती है? जो भूमि होती है वो खादर पूरी तरीके से जो होती है तो एक नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है, और ये जो है कृषि के लिए बहुत उपजाऊ होती है।
चूँकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो है फसलें उगाई जाती हैं, यहाँ विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी भी पाए जाते हैं और यहाँ पर वन भी बहुत जो है अच्छे सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ पर जो खेती होती है बेसिकली वो गन्ना जो है गेहूँ, गन्ना, ज्वार, उसी तरीके से दलहने, सब्जियां, टमाटर, अमरूद, केला, इन सब की जो है यहाँ पर खेती होती है। और यहाँ पर वृक्ष भी जो है, यहाँ पर जो वनस्पतियों की बात करें हम तो वृक्ष भी बहुत, जैसे इस तरीके से नीम है, बबूल है, शीशम है, प्लास है, शहतूत है, यूकलिप्टस है, इस प्रकार के वृक्षों की भरमार यहाँ पाई जाती है खादर में। तो ये मैंने खादर आपको आज बता दिया है। अब हम बढ़ते हैं इसके प्रादेशिक यानी इसकी ओर। प्रादेशिक आधार पर जब जो है हमने, क्योंकि जो पिछली क्लास में हमने सिर्फ आपको प्रादेशिक आधार पर सिर्फ जो है क्षेत्रों का नाम बताया था, आगे मैंने एक डीप में आपको नहीं बताया था। इस क्लास में हम उसको ही चर्चा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस क्लास में हम पूरा जिस तरीके से आप देख रहे हो कि इस तरीके से आपका राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान, फिर उस तरीके से आपका ब्रह्मपुत्र का मैदान, जो भी आप इसको यहाँ देख पा रहे हो, तो इसको क्या करेंगे हम, गंगा का मैदान यहाँ पर थोड़ा हम और डीप इसको लिख देते हैं। अभी सिर्फ मैंने आपको बताने का ही प्रयास किया था, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। प्रादेशिक आधार पर हम चलते हैं और प्रादेशिक आधार पर एक एक चीज़ें हम देखने का प्रयास यहाँ करते हैं। पहला हम देखेंगे राजस्थान का मैदान, दूसरा है पंजाब व हरियाणा का मैदान, तीसरा हमारा है इसमें गंगा का मैदान। गंगा के मैदान को हमने 3 भागों में बांटा था, कौन कौन सा, ऊपरी, मध्य और निम्न, ठीक है। उसके बाद फिर हम आते हैं इसके नीचे, चौथा है ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो इन्हीं को हम यहां पढ़ेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज के इस क्लास में, चूंकि क्लास मुझे ज़्यादा बड़ी नहीं करनी, ज़्यादा बड़ी क्लास होगी तो आप लोगों को उबाऊ लगने लगेगी, और मुझे इसी के लिए विवश होकर के मैं इस जो है इसको यानी जो है उत्तर भारत का विशाल मैदान का जो प्रादेशिक विभाजन है, इसको मैं जो है 2 क्लासेस में इसको मैं करूंगा। पहली क्लासेस में आज हम सिर्फ जो है राजस्थान का मैदान व पंजाब व हरियाणा का मैदान ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम जो है गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान पढ़ेंगे। इससे क्या होगा कि क्लासेस ज़्यादा लंबी नहीं होंगी और आपको एक एक चीज़ों को मैं बेहतर समझा पाऊंगा। मैं आपको एक ही क्लास में इसको बता सकता था, कोई मुझे दिक्कत नहीं थी, बट आपको बेहतर समझ में नहीं आता। इसी के लिए हम इसको 2 आधारों पर देखकर आज इसका अध्ययन करेंगे। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो हमारा जो पहली इसमें आ जाती है वो है राजस्थान का मैदान। हम यहाँ लिख देते हैं। पहला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, राजस्थान का मैदान, यानी ये पॉइंट राजस्थान का मैदान। देखिए राजस्थान का मैदान की हम बात करते हैं पहले इसकी अवस्थिति के बारे में कि राजस्थान का मैदान की अवस्थिति कहाँ पे है, और अवस्थिति हम जान जाएंगे, फिर उसके बाद हम उसको बेहतर तरीके से जानने का प्रयास करेंगे कि अवस्थिति कहाँ। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पर राजस्थान का मैदान मुख्य रूप से राजस्थान में स्थित है। यानी अगर राजस्थान
के मैदान की बात की जाए तो जो राजस्थान का मैदान है ये मुख्य रूप से पूरी तरीके से जो है तो ये राजस्थान में स्थित है, बाकी ये और किसी स्टेट में नहीं लगता है। बात की जाए कि राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान का आपको पता है कि जो राजस्थान है ये भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, यानी जितना क्षेत्रफल इसका है बाकी भारत के किसी राज्य का नहीं है। दूसरी बात, इसकी हम बात करें, इसके जो है अक्षांशीय विस्तार की बात करें अगर तो इसका अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 30 मिनट से जो है 30 डिग्री 12 मिनट तक। यानी इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है, यानी जो है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है कि 23 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। और ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। कौन? राजस्थान का मैदान। तो राजस्थान का मैदान की हमने अवस्थिति जानी। अब हम बेसिकली जानेंगे कि राजस्थान, देखिए ये राजस्थान का मैदान है और इसी के पैरेलल यहीं पर आपको एक पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगी। यहीं पर एक पर्वत श्रेणी आपको देखने को मिलेगी, ये पर्वत श्रेणी, और ये पूरा थोड़ा यहाँ तक दिल्ली तक गई है और इसका नाम है अरावली। अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी के विषय में जान लीजिए कि अरावली जो पर्वत श्रेणी है ये सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, यानी बहुत पहले, सदियों पहले इसका जो है निर्माण हुआ था। अब ये थोड़ी बहुत बची है, मतलब जो है अवशिष्ट पर्वत। जिस तरीके से अगर पर्वत की बात की जाए तो पर्वत मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ज्वालामुखी पर्वत, दूसरा होता है भ्रंशोत्थ पर्वत या जिसे ब्लॉक माउंटेन कहते हैं, तीसरा होता है वलित पर्वत और चौथा होता है अवशिष्ट पर्वत। तो जो ये आपका अरावली माउंटेन है तो ये बेसिकली कौन सा पर्वत का कौन सा रूप है, तो ये अवशिष्ट पर्वत है, मतलब बचा कुचा, यानी अपर्दन ने, हवाओं के अपर्दन ने इसको पूरी तरीके से क्षीण कर दिया है, बहुत थोड़ा ही इसका क्षेत्र बचा हुआ है। जिस तरीके से दिल्ली की बात करें तो ये दिल्ली तक फैला है, और जो नई दिल्ली है, जो भारत की नई कैपिटल है नई दिल्ली, तो वो बेसिकली जो है तो वो इसी अरावली माउंटेन पर जो है इस पर्वत श्रृंखला जो है श्रेणी पर अवस्थित है, बसी हुई है। साथ ही साथ जो है राष्ट्रपति भवन जो है तो रायसीना की पहाड़ियों पर, जो रायसीना की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, यहीं पर मिलेंगी आपको। तो राष्ट्रपति भवन रायसीना की पहाड़ियों पर ही स्थित है। तो इस तरीके से बात की जाए तो ये अरावली माउंटेन है, और अरावली माउंटेन के पश्चिम की ओर स्थित है आपका राजस्थान का मैदान। तो यहाँ हम लिख देते हैं अरावली पर्वत श्रेणी के पश्चिम में राजस्थान का मैदान राजस्थान का मैदान स्थित है, यानी अरावली पर्वत के पश्चिम में, मतलब यहाँ तक भी ये फैला हुआ है। लेकिन अगर मुख्य रूप से बात की जाए, अगर स्पेसिफिक देखा जाए तो अरावली के पश्चिम में है, लेकिन फैला ये यहाँ तक ही है। ये इतना है। उसी तरीके से जो है राजस्थान के मैदान को 2 भागों में बांटा गया है। जब हम राजस्थान के मैदान का अध्ययन करते हैं, जब उसका डीप अध्ययन करते हैं, तो उसको 2 भागों में बांट कर उसका हम अध्ययन करेंगे। कौन कौन से भागों में अध्ययन करेंगे? देखो, पहला हम इसको बांटेंगे, यानी जो पश्चिमी वाला हिस्सा होगा ये वाला, तो ये हो जाएगा मरुस्थलीय, या इसको ब्रैकेट में कह सकते हैं थार का रेगिस्तान। थार का रेगिस्तान। और दूसरा इसके जो जो इधर है पूरब में, पश्चिम में मरुस्थलीय, और जो पूरब में होगा वो होगा आपका, दूसरा हो जाएगा राजस्थानी बांगर। यानी बात की जाए तो इसके जो पश्चिम में, इस तरीके से अगर हम इसका वो करते हैं, विभाजन करते हैं यहाँ से तरीके से, इस तरीके से, तो यानी ये हिस्सा, इधर वाला हिस्सा, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मरुस्थलीय,
मरुस्थलीय, और ये इधर वाला जो हिस्सा ये हो जाएगा आपका राजस्थानी बांगर, इधर वाला। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राजस्थानी बांगर। दो चीज़ें हो जाएंगी इसमें। तो सबसे पहले हम जो है मरुस्थलीय यानी जो थार का रेगिस्तान है इसके विषय में पढ़ेंगे, इसके विषय में। उसके बाद फिर धीरे धीरे हम इसके पूर्व की ओर बढ़ते जाएंगे। इसको हम मिटा देते हैं। तो इसको भी हम मिटा देते हैं थोड़ा। तो यानी सबसे पहले हम इसके जो इधर मरुस्थलीय है, या जिसे हम यहाँ पर कहेंगे थार का रेगिस्तान। तो थार का रेगिस्तान यहाँ पर उसका अध्ययन यहाँ पर लिख देते हैं हम। मरुस्थलीय, ब्रैकेट में लिखेंगे हम थार का रेगिस्तान। देखिए ये जो ऊपरी वाला इधर वाला हिस्सा है ये पूरी तरीके से एक जो है मरुस्थलीय है, मतलब रेतीला है। और ये क्या है, ये सबसे पहली बात करते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम, यह शुष्क मरुस्थल है। शुष्क मरुस्थल है। शुष्क मरुस्थल क्या होता है? देखिए मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं। एक मरुस्थल होता है शुष्क मरुस्थल, शुष्क मतलब होता है गर्म मरुस्थल, और एक होता है शीत मरुस्थल। लद्दाख के क्षेत्र में आपको शीत मरुस्थल देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ये जो आपका ये है, ये शुष्क मरुस्थल है, और यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। वर्षा क्या होती है? वर्षा बहुत कम होती है। 25 सेंटीमीटर वार्षिक से कम वर्षा यहाँ होती है। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। ये जो है मरुस्थलीय की हम बात कर रहे हैं, बहुत कम होती है। 25 सेंटीमीटर वार्षिक से कम होती है और कभी कभी जो है ये 10 से 15 सेंटीमीटर भी वार्षिक से कम यहाँ वर्षा होती है, बहुत कम। और वर्षा कम हो जाने के कारण यहाँ पर हमें पूरा जो है बालू का एक मैदान देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा कि अगर किसी मान लीजिए कोई अगर खेत है, आपने देखा होगा जब गर्मियों का दिन आता है, जब बारिश नहीं होती ज़्यादा, तो खेतों में जो बालू होता है वो आपको दिखने लगता है, चक्रोट पे बालू का एक ढेर सा दिखने लगता है। जब वर्षा होगी तो जब पानी पड़ेगा तो जो सैंड्स, जो एलिमेंट हो गए, बालू होगा, उसको वो लोग एक प्रकार से सिकुड़ जाएंगे, लेकिन जब वर्षा नहीं होगी तो वो अलग से हो जाएंगे। और एक तरीके से धूल की आंधी भी चलती है, आपने देखी होगी। तो वही स्थिति यहाँ पर भी होती है। यहाँ क्या होता है कि यहाँ पर जो है तो ये पूरा आपको रेतीला बालू दिखाई देगा, पूरा बालू, और यहाँ पर से कम होती है। और दूसरा लिख देते हैं यहाँ पर, यहाँ बालूका स्तूप पाए जाते हैं। बालू का स्तूप क्या होते हैं कि जिस तरीके से कि बालू के ढेर होते हैं, इस तरीके से बालू के स्तूप यहाँ पर पाए जाते हैं। बालूका का पूरा जो है बालू का स्तूप बहुत हमें देखने को मिलता है यहाँ पर इस तरीके से। और जिस तरीके से बालू के स्तूप होंगे, यहाँ लिख देते हैं, यह बालूका स्तूप अर्ध चंद्राकार के रूप में
रूप में पाए। इस तरीके से आप देखोगे, इस तरीके से ये अर्धचंद्राकार रूप में इस तरीके से ये पाए जाते हैं बालू के ढेर। इस तरीके से अर्धचंद्राकार आकृति इनकी होती है और इसी हिसाब से पाए जाते हैं जिन्हें बरखान कहा जाता है, जिन्हें बरखान कहा जाता है। और ये जो है ये क्या पाए जाते हैं, ये समूहों में पाए जाते हैं और यह बालुका स्तूप समूहों में पाए जाते हैं। साथ ही यहाँ के और पॉइंट ले देते हैं। साथ ही क्या होता है कि जो ये बालू के पॉइंट, जो ये ढेर होते हैं, ये एक दूसरे से स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र भी होते हैं। क्या होता है, मान लीजिए कोई ढेर आज यहाँ पर लगा हुआ है, हवा चली और हवाओं की दिशाओं के द्वारा क्या होते हैं कि ये ढेर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र भी हो जाते हैं। ये इस जो है इस क्षेत्र की ये विशेषता है। तो यहाँ लिख देते हैं, साथ ही यह बालुका स्तूप एक स्थान से दूसरे स्थान पर हवाओं के द्वारा ट्रांसफ़र भी हो जाते हैं। ट्रांसफ़र होते रहते हैं। हवाओं के माध्यम से क्या होते रहते हैं, ये ट्रांसफ़र भी होते रहते हैं। ये जो पूरी चीज़ें इसमें होती हैं, इसको हम मिटा देते हैं और इसको आप नोट करते जाइए। और इसको जो भी ये लिखा है मैंने, क्योंकि जो है जगह की शॉर्टेज है थोड़ी, तो इसको हम ज़्यादा यहाँ पर यही नहीं लिखेंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ हम लिख देते हैं आगे, यहाँ पर बालुका स्तूप के अलावा कुछ उभरी हुई चट्टानें भी पाई जाती है। ठीक है, यहाँ सिर्फ बालू के ढेर ही नहीं पाए जाते हैं, वरन यहाँ पर कुछ उभरी हुई चट्टानें भी पाई जाती हैं। और उन चट्टानों में यहाँ लिख लेते हैं हम, पाई जाती हैं। और वे चट्टानें ग्रेनाइट, शिस्ट व नीस की होती हैं। ग्रेनाइट, शिस्ट व नीस की होती हैं। तो ये चीज़ें हमने जान ली। बात करते हैं यहाँ पर कृषि की। तो यहाँ पर कृषि जो होती है तो वो पूरी तरीके से, मतलब कृषि तो यहाँ नहीं की जा सकती है, पूरा मरुस्थलीय एरिया होता है। लेकिन क्या होता है कि यहीं से जो है, यहाँ से जो है हरिके बांध के द्वारा एक नहर निकाली गई थी जिसका नाम था इंदिरा नहर। इंदिरा कैनाल के द्वारा होती है कि जहाँ पर ये पानी पहुँचता है जहाँ भी, वहाँ खेती होती है। यानी साथ ही साथ यहाँ की देखिए, यहाँ जो वनस्पति की बात की जाए तो यहाँ की जो वनस्पति होती है तो वो मरुद्भिद होती है। मरुद्भिद यहाँ लिख देते हैं, यहाँ वनस्पति
मरुद भिद प्रकार की पाई जाती है। कहने का मतलब है यहाँ की जो वनस्पति है वो बड़े बड़े पेड़ यहाँ नहीं होते, यहाँ पर कटीली झाड़ियाँ होती हैं और उन्हीं जो है झाड़ियों में जिस तरीके से नागफनी वगैरह जो है यहाँ पर जो है होती है, बाकी और कुछ ज़्यादा यहाँ पर नहीं हो पाती हैं वनस्पति। जैसलमेर के पास एक झील है, यहाँ पर जैसलमेर यहाँ पर स्थित है और वहीं पर जैसलमेर में ही कुछ जो है झीलें पाई जाती हैं जो प्याले की आकृति की होती हैं। यानी जिस तरीके से आप देख सकते हो ये प्याला होता है तो इसके आकृति की जो है झील वहाँ देखने को मिलती है जैसलमेर। तो यहाँ लिख देते हैं जैसलमेर में कुछ झीलें पाई जाती हैं, कुछ झीलें लेक पाई जाती हैं जो प्याले की आकार की होती हैं। प्याले की आकार की होती हैं जिन्हें प्याला झील कहा जाता है। तो इन झीलों को क्या कहा जाता है? इन झीलों को प्याला झील कहा जाता है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर झीलें पाई जाती हैं जिन्हें हम प्याला झील कहते हैं। बात करते हैं, अभी मैंने आपको यहाँ खेती के बारे में बता दी कि खेती यहाँ पर होती है, लेकिन जो इंदिरा नहर के जो जहाँ पर इंदिरा नहर का पानी पहुँचता है वहाँ पर खेती की जाती है। और अब तो वैज्ञानिक युग है और इस वैज्ञानिक युग में लोग खेती कर लेते हैं। तो यानी कुछ इतनी चीज़ें मैंने आपको इसमें बता दी हैं। अब हम इसके दूसरे इसके पहलू को ध्यान में रखते हैं जिसका नाम है राजस्थानी बांगर। राजस्थानी बांगर को हम देखते हैं, इसको मिटा देते हैं हम। तो अब हम इसके दूसरे पहलू राजस्थानी बांगर की बात करते हैं और यहाँ हम लिखते हैं राजस्थानी बांगर। राजस्थानी बांगर हम लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए राजस्थानी बांगर के बारे में एक एक पॉइंट हम समझते हैं कि जो निचला जो हिस्सा, देखिए पहली बात समझ लीजिए आप कि ये जो हिस्सा है यानी इधर वाला जो हिस्सा है ये है आपका मरुस्थलीय पश्चिमी वाला और पूर्वी वाला राजस्थानी बांगर है। तो राजस्थानी बांगर को हम समझते हैं। देखिए लिख देते हैं राजस्थानी बांगर में या राजस्थानी बांगर के क्षेत्र में कृषि की जा सकती है। यानी ये जो अरावली पर्वत है, इस अरावली पर्वत का यानी इधर जब पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है कुछ उपजाऊ जो है मिट्टियाँ पाई जाती हैं, भूमि होती है जिससे खेती यहाँ होती है। तो राजस्थानी बांगर के क्षेत्र में कृषि की जा सकती है क्योंकि कहीं पर यहाँ उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है और यही से ही एक
जो है अंतःस्थलीय नदी भी निकलती है। यही जो है इसी जो है राजस्थानी बांगर, यहाँ से एक नदी निकलती है इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से एक नदी निकलती है और जाकर के ये फिर कक्ष के रण में जो है ये समा जाती है और इसका नाम है लूनी नदी। लूनी इसको हम दूसरे पेन से इस्तेमाल कर देते हैं। इसका नाम क्या है? ये जो नदी यहाँ निकलती है अरावली से यहाँ निकलती है और इसका नाम है लूनी नदी। लूनी नदी, ये लूनी नदी ये अरावली से निकलती है और अरावली के नाग पहाड़ी से निकलती है और वहाँ से ये बहती हुई जाकर के जो है कक्ष के रण में विलुप्त हो जाती है। यानी ये अंतःस्थलीय नदी होती है, यानी इसका उद्गम भी स्थल से होता है और इसका अंत भी उद्गम से ही होता है। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ एक पॉइंट और लिख देते हैं हम, यहीं से ब्रैकेट में लिखते हैं अरावली। अरावली से लूनी नदी निकलती है जो आगे जाकर कक्ष के रण में विलुप्त हो जाती है। यहां लिख देते हैं लूनी नदी एक अंतःस्थलीय नदी है, यानी इसका उद्गम कहाँ से होता है? स्थल से होता है और इसका जो है अंत भी जो है तो वो अंत जो है स्थल से ही होता है। आगे हम इसके और एक पॉइंट लिख देते हैं कि ये जो आपका क्षेत्र है यहाँ पर कई जो है नमकीन झीलें भी पाई जाती हैं। बात की जाए तो यहाँ पर इसको मैं मिटा देता हूँ। ये पॉइंट आप लिखते ज़रूर जाइए फ्रेंड्स। यहाँ कई नमकीन झीलें, ब्रैकेट में लिख देते हैं खारा, यहाँ कई नमकीन झीलें पाई जाती हैं। जैसे यहाँ लिख देते हैं हम, जैसे सांभर के बाद हम लिखते हैं इसमें देगान, दूसरी है डिडवान आदि। ठीक है, अब इसमें सांभर के बारे में जान लीजिए। देखो जो सांभर नदी है जो निकलती है यहाँ से राजस्थानी बांगर से, तो सांभर नदी जो है ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि अगर ये खारे पानी की झील है तो सबसे जो है मीठे पानी की झील कौन सी है? मैं पूर्वोत्तर भारत की एक मीठे पानी की झील बता दूंगा, लोकटक झील जिसका नाम है। तो पूर्वोत्तर भारत की जो झील है तो वो जो है एक मीठे पानी की झील है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जो है पूरे भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? क्या पूर्वोत्तर भारत की ही वो झील है कि कोई दूसरी है? मुझे कमेंट करके बताइए। तो किस तरीके से सांभर जो है यहाँ लिख देते हैं, यहाँ इसको दूसरे पेन से हम लिख देते हैं। सांभर भारत की सबसे बड़ी
खारे पानी की झील है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और यहीं से और इसी झील की से इसी झील से नमक, मतलब नमक पैदा किया जाता है या नमक निकाला जाता है, नमक पैदा किया जाता है, पैदा किया जाता है या बनाया जाता है, या इस तरीके से लिख सकते हैं कि खेती की जाती है, या आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि यहाँ इसी झील से जो है नमक की खेती भी की जाती है। नमक की खेती होती है, वो ज़्यादा हो जाएगा फिर उसको बताने में जाएंगे। तो नमक की खेती आप देख सकते हो कि नमक की खेती, यूट्यूब पे जाइए, वहाँ देखिए कि नमक की खेती कैसे हो सकती है। तो नमक की खेती भी यहाँ पर होती है। तो यानी अब तक हमने जो है तो राजस्थान के मैदान के, जो राजस्थान का जो मैदान है उसके अंतर्गत हमने राजस्थान के जो मैदान को दो भागों में बांट करके पश्चिमी और पूर्वी इसका अध्ययन किया और छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको बताने का इसमें प्रयास किया है। तो अब हम दूसरी ओर बढ़ते हैं, पंजाब और हरियाणा का मैदान, उसको हम देखते हैं। यहाँ पर उसको मिटा देते हैं। तो हमारा दूसरा टॉपिक हो जाएगा इसमें पंजाब व हरियाणा का मैदान। देखिए, ये पूरा जो उत्तर भारत का जो पूरा उत्तर भारत है, ये मुख्यतः 3 नदी तंत्रों द्वारा बनाया गया है। कौन कौन से नदी तंत्र हैं वो देख लीजिए। देखिए, जो पूरा ये यहाँ से लगा करके बात की जाए अगर इसके पश्चिमी की, तो सबसे पश्चिमी कौन सा ये इसका मैदान है, ये है राजस्थान का मैदान। और सबसे पूर्वी कौन है, ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो इसी तरीके से भारत के पश्चिम यानी राजस्थान के मैदान से लगा करके ब्रह्मपुत्र तक का फैला हुआ है, यानी पश्चिम से पूर्व फैला हुआ है ये पूरा उत्तर भारत का मैदान। और ये पूरा उत्तर भारत का मैदान मुख्यतः 3 नदी तंत्रों द्वारा बनाया गया है। कौन कौन से नदी तंत्र हम देखते हैं। देखिए, पहला इसमें है उत्तर भारत, यहां लिख देते हैं उत्तर भारत का मैदान 3 नदी तंत्रों द्वारा बनाया गया है। नदी तंत्रों द्वारा बनाया गया है। कौन कौन से वो हैं देख लीजिए। पहला इसमें है सिंधु नदी तंत्र, दूसरा है गंगा नदी तंत्र, और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। देखिए, तंत्र में आपको कंफ्यूज नहीं होना। तंत्र का मतलब क्या होता है, जब कोई नदी बहती है तो वो सिर्फ अकेले नदी वो नहीं बहती, उसके साथ कई सारी उसकी जो ट्रिब्यूटरीज बहती हैं, जो सहायक नदियाँ बहती हैं। कुछ सहायक नदियाँ ऐसी होती हैं जो लेफ्ट यानी दाहिने ओर से बहती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो बाएं ओर से बहती हैं। तो जो मुख्य नदी होगी उसकी कई सारी सहायक नदियाँ होंगी, तो उन्हीं के पूरे जाल को जो है नदी तंत्र कहा जाता है। तो इसी तरीके से अगर इसको हम तो बात करते हैं हम इसकी कि जो उत्तर भारत, जो आपका ये पंजाब व हरियाणा का जो मैदान है, तो बेसिकली ये जो है सिंधु नदी तंत्र के द्वारा बनाया गया है। इसको हम समझेंगे कैसे, क्योंकि अगर हमें इसको समझना है तो हमें ये चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलेंगी। यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं पंजाब व हरियाणा का मैदान सिंधु नदी तंत्र द्वारा बनाया गया है।
ये जो पंजाब का और हरियाणा का मैदान है ये बेसिकली बनाया गया है जो है सिंधु नदी तंत्र के द्वारा। पहले हम यहाँ पर सिंधु नदी तंत्र को समझ लेते हैं और उसके बाद ही हम आगे इसको बेहतर चीज़ों को समझ पाएंगे। देखिए सिंधु नदी जो होती है तो यहीं पर एक तिब्बत के पास यानी ये इसका पश्चिमी तिब्बत के पास एक स्थान है जिसका नाम है मानसरोवर झील। तो तिब्बत के पास यहीं पर एक झील है जो है यहाँ देखने को मिलेगी। इसको मैं मिटा देता हूँ ऊपर वाला भाग। यही तिब्बत के पास एक झील निकलती यहाँ से, एक मानसरोवर झील है, एक मानसरोवर झील। तो मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है, ये पश्चिमी तिब्बत का भाग होता है, यहाँ से निकलती है और ये लद्दाख में एक गॉर्ज का निर्माण करती है, गॉर्ज बनाती है, उस तरीके से फिर लद्दाख को पार करती है। फिर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए इस तरीके से यहाँ बुंजी नामक स्थान पर एक गॉर्ज बनाती है और उस तरीके से फिर ये इस तरीके से यहाँ पर ये पाकिस्तान में प्रविष्ट होती है और पाकिस्तान के बाद ये क्या करती है, ये फिर धीरे धीरे जाकर लाहौर पहुँचती है और लाहौर के बाद फिर ये अरब सागर में मिल जाती है। और इस नदी को कहा जाता है सिंधु नदी। इसे क्या कहा गया है? इसे कहा गया है सिंधु नदी। देखिए सिंधु नदी के बारे में एक बार आप और जान लीजिए। जो सिंधु नदी है तो ये 3 जो है देशों से होकर गुजरती है। पहले ये इसका उद्गम कहाँ पे होता है? इसका उद्गम होता है चीन से यानी तिब्बत से और प्रविष्ट होती है भारत में, फिर जाकर के पाकिस्तान में इंटर होती है, फिर जाकर अरब सागर में ये गिर जाती है। तो यहाँ से ये नदी जो है बेसिकली निकलती है, जो है ये इसका नाम है आपका सिंधु नदी। सिंधु के पास यहाँ से एक और नदी यहाँ से इस तरीके से आप देखोगे, इस तरीके से आती है और फिर यहीं से एक नदी और आपको निकलती है। ये जो नदी होगी आगे बताएंगे, ये निकलती है आपकी चिनाब इस तरीके से और ये चिनाब यहाँ पर जाती है, इस तरीके से यहाँ पर मिलती है। तो ये जो चिनाब नदी है, आगे हम इसको करेंगे डिस्क्राइब करेंगे। ये चिनाब नदी जाकर इससे मिल गई। उसके बाद फिर ये नदी जो है ये नदी का नाम है झेलम। ये इससे मिल जाती है आकर के यहाँ पर, इससे चिनाब से मिल जाती है। उसके बाद फिर एक नदी यहाँ पर और निकलती है, यहाँ से रावी नदी भी यहीं से बहती हुई जाकर के इससे मिल जाती है, किसे? चिनाब से मिल जाती है। और अंत में उसके बाद फिर एक नदी यहाँ से और मानसरोवर के पास एक राक्षस ताल है, मानसरोवर के पास स्थित है राक्षस ताल। तो राक्षस ताल से एक नदी निकलती है, इस तरीके से यहाँ से निकलती है और इस तरीके से ये जाकर के इससे मिल जाती है। और यहीं पर एक नदी और जो है देखने को मिलती है यहाँ पर, और ये नदी जी फिर जो है इससे मिल जाती है, किसे? सतलुज से। इसको इससे ही बना देते हैं, इस सतलुज से मिल जाती है और इसका नाम है व्यास। तो यानी इसको अगर हम इसका नाम डिस्क्राइब करें तो देखते हैं यहाँ पर, तो ये सिंधु हो गया, ये झेलम हो गई, ये सिंधु हो गई और ये झेलम हो गई। झेलम के बाद चले जाइए, ये आपकी जो है चिनाब हो गई, यहाँ पर सी लिख देते हैं हम, चिनाब हो गई। ये आपकी रावी हो गई, ये व्यास हो गई आपकी, व्यास और ये आपकी हो गई सतलुज। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार के तंत्र को आप देख पा रहे हो। यहाँ पर एक सिंधु नदी है और उसकी जो है 5 सहायक नदियाँ हैं, देख रहे हो जिस तरीके से सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम। तो कुछ इस प्रकार से, तो अब यही जो नदियाँ हैं, ये पूरी जो सिंधु नदी तंत्र है और इसी के द्वारा जो है तो बनाया गया है जो है ये पूरा आपका ये पूरा मैदान, पंजाब और हरियाणा का मैदान, जिसमें आप देखोगे इस तरीके से। तो यहाँ लिखते हैं आगे,
तो यहां हम देखते हैं पंजाब व हरियाणा का मैदान पंजाब व हरियाणा का मैदान 5 नदियों द्वारा बनाया गया है। नदियों द्वारा बनाया गया है। कौन कौन सी 5 नदियां हैं आप देख लीजिए। पहली इसमें है सिंधु, एक मुख्य नदी है तो उसको नहीं देखेंगे हम। तो पहले हम देखते हैं इसमें झेलम। झेलम तो पहली झेलम हो गई, दूसरी हो गई आपकी चिनाब। चिनाब, तीसरी हो गई आपकी रावी, चौथी हो गई आपकी व्यास और 5वीं हो गई आपकी सतलुज। तो इन 5 नदियों के द्वारा जो है ये पूरा जो है पंजाब व हरियाणा का मैदान बना है। लेकिन इसका ज़्यादातर जो भाग है तो वो पड़ता है पाकिस्तान में, यानी यहाँ पर पड़ता है, ये पूरा पाकिस्तान में पड़ता है। भारत में क्यों, यहाँ पर भी थोड़ा पड़ता है। इसमें तरीके से आप देख लीजिए, यहाँ पर एक जो है रावी, व्यास और सतलुज। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यानी ये जो 3 नदियाँ हैं, ये जो 3 नदियाँ हम देख रहे हैं, तो इन्हीं 3 नदियों ने ये पूरा जो पंजाब और हरियाणा का जो भाग बना, ये 5 नदियों ने बनाया है। लेकिन ये जो क्योंकि जो ये पंजाब का हिस्सा है, तो पंजाब का हिस्सा थोड़ा पंजाब में है, थोड़ा पाकिस्तान में है। बंटवारे से पहले वो पूरा पाकिस्तान, जो पंजाब का हिस्सा था वो भारत में था, लेकिन बंटवारे के बाद थोड़ा जो पंजाब का हिस्सा है वो पहुंच गया है पाकिस्तान के पास। तो यानी पूरा जो बात की जाए उसमें पाकिस्तान को भी हमने सम्मिलित किया है, यानी पाकिस्तान को सम्मिलित करके पंजाब व हरियाणा का जो मैदान था वो सिंधु नदी तंत्र द्वारा बनाया गया। लेकिन अगर बेसिकली भारत की बात की जाए, अगर प्रिसाइसली अगर मुख्य रूप से भारत की बात की जाए, तो भारत में जो मैदान बना है तो वो रावी, व्यास और सतलुज के नदियों के द्वारा ही जो भारत में ये पंजाब और हरियाणा का जो ये जो कुछ हिस्सा जो है इसमें बना। आप देख पा रहे हो जिस तरीके से आपकी एक जो है एक जो सतलुज नदी थोड़ा जाती है, उसके बाद व्यास, और इस तरीके से ये आपकी रावी नदी भी थोड़ा जो है इसको पंजाब को स्पर्श कर पा रही है। तो इस तरीके से तो इन्हीं जो है इस तरीके से पूरा वो 5 नदियों के द्वारा पूरा, जिसमें पाकिस्तान भी सम्मिलित है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में रावी, व्यास और सतलुज के द्वारा ही जो है बेसिकली ये जो आपका पंजाब और हरियाणा का मैदान बनाया गया है। अब इसमें कुछ और हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए ये जो 2 नदियाँ होती हैं, इनके नदी का जो ये 2 नदियाँ होती हैं, तो इन नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है, जैसे नहीं एक नदी ये हो गई और एक नदी हो गया, तो इनके जो बीच का जो क्षेत्र होता है ये दोआब कहलाता है। दोआब क्या होता है? दो आब मतलब पानी, यानी फारसी भाषा में आब का अर्थ होता है पानी। उसी तरीके से क्या होता है कि 2 नदियों के बीच का जो स्थान होता है, जो भूमि होती है, जो क्षेत्र होता है, वो दोआब होता है। ये नदियों के बीच में कुछ दोआब बनते हैं, उसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ दोआब समझ लेते हैं कि दोआब क्या होता है। यहाँ पर हम समझ लेते हैं दोआब। आब फारसी भाषा का शब्द है, दो मतलब दो, आब मतलब, यानी 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। तो इसमें इसको हम समझते हैं कि क्या होता है, 2 नदियों के बीच का मैदान या क्षेत्र दोआब कहलाता है। दोआब कहलाता है। कई सारे दोआब बने हैं, जिस तरीके से आप देख पा रहे हो कि इसमें कई प्रकार के दोआब बने। आप यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं कि कौन कौन सा दोआब जो है यहाँ पर बना। देखिए एक दोआब जो सिंधु नदी और झेलम नदी के मध्य बना है, इस तरीके से। यहाँ पर इसको अलग अलग डिज़ाइन से हम बना देते हैं। यानी सिंधु नदी और झेलम नदी के मध्य जो एक दोआब बना है उसे कहा है हमने सिंधु सागर।
सिंधु सागर। और एक दोआब जो झेलम और जो है चिनाब के बीच बना है, दोआब बना है जो झेलम और जो है चिनाब के मध्य बना है, उसे हमने कहा है चाज। चाज। एक जो दोआब यहां बना हुआ है झेलम और रावी के मध्य, यहां पर, इसे हमने कहा है रेचना। इसे हमने क्या कहा है? रेचना कहा है। और एक दोआब जो यहां पर व्यास और सतलुज के मध्य जो एक बना हुआ है, एक ये दोआब, इसे हमने विष्ट कहा है। क्या कहा है? विष्ट कहा है। इसे हमने क्या कहा है? विष्ट कहा है। तरीके से हमने देखा कि जो है सिंधु से और झेलम से जो बना है सिंधु सागर, फिर झेलम से चिनाब के बीच में जो एक दोआब बना वो चाज दोआब, उसके बाद जो है चिनाब से रावी के जो बीच में बना वो बना रचना, और इसी तरीके से एक जो व्यास और सतलुज के मध्य एक बना दोआब वो कहलाया आपका विष्ट। और एक दोआब यहाँ पर और बना, यहाँ पर इस तरीके से रावी और व्यास, यानी रावी जो नदी है इसके मध्य भी एक दोआब बना, यहाँ पर एक दोआब बना जिसको कहा गया बारी। जिसको क्या कहा गया, यहाँ हम लिख देते हैं इसको यहाँ पे ही लिख देते हैं। ये कौन सा है? ये है बारी। इस तरीके से फिर ये दिखेगा नहीं, ये क्या है आपका? ये है बारी। तो ये क्या बन गया? यानी जो है आपका रावी और जो है व्यास के मध्य जो एक बना दोआब वो कहलाया आपका बारी। इसको कुछ हम एक अलग से इसका एक चित्र बनाते हैं जिससे कि आपको बेहतर समझ डेवलप हो जाएगी आपकी। तो उस चित्र के माध्यम से भी आपको हम समझाते हैं। तो इसको मिटा देते हैं पहले, इस चित्र को मिटा देते हैं इसको। यानी यहाँ छोटा सा ही चित्र बनाते हैं। एक नदी यहाँ से इस तरीके से निकली, इस तरीके से, और जाकर ये मिल गई इससे। उसी के बाद जो है एक छोटी सी नदी यहाँ पर निकली इस तरीके से यहाँ पर, और उसके बाद फिर एक नदी यहाँ से निकली, ये नदी और ये नदी, और जो है इससे मिल गई। उसके बाद एक नदी यहाँ से और निकली, उसके बाद एक नदी यहाँ से और निकली जो इससे मिल गई। आप देखोगे भाई कौन कौन सी नदियां हैं उसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो, ये थी आपकी, ये थी सिंधु, ऊपर लिख देते हैं सिंधु। ये थी आपकी जो है झेलम, ये थी चिनाब, ये थी रावी, और ये थी आपकी सतलज। और यहीं से एक नदी और जो है इसमें मिली थी, ये छोटी नदी जो थी व्यास, तो जो आकर के इससे मिली थी सतलुज से। तो ये कौन सी थी? तो ये व्यास थी, ये व्यास नदी थी। तो उसी तरीके से आप देखोगे कि जो सिंधु से और झेलम के बीच में जो एक नदी थी, ये नदी जो पूरा जो है सिंधु और झेलम के बीच का जो एक जलीय क्षेत्र था, जो मैदानी क्षेत्र था, वो था आपका, ये था सिंधु सागर। ये क्या था? ये सिंधु सागर था। उसके बाद एक जो ये झेलम से चिनाब का जो एक पूरा ये क्षेत्र था, ये था आपका चाज, ये चाज था। उसके बाद चिनाब से रावी तक का जो ये यहाँ पर ये था पूरा दोआब बना, ये जो पूरा क्षेत्र था, ये था आपका रेचना। ये क्या था? यहाँ लिख देते हैं रेचना। उसके बाद रावी और व्यास, यानी ये रावी और व्यास तक का, यहाँ तक का जो एक दोआब था, जो दोआब का एक क्षेत्र था, ये था आपका बारी।
बारी, और बारी के बाद यहाँ पर व्यास और सतलुज के पास एक जो यहाँ पर एक दोआब का क्षेत्र था, वो था आपका विष्ट। वो क्या था? वो विष्ट था, वो विष्ट था। तो कुछ इस प्रकार से चित्र बना करके भी आप इसको बेहतर से जो है सिंधु नदी तंत्र को समझ सकते हैं। ये पूरा जो एक चित्र मैंने बनाया है, ये पूरा जो चित्र है ये सिंधु नदी तंत्र है। ऐसे ही जो है नदियाँ आकर के, तो इसमें जो है एक पूरी मुख्य नदी ये सिंधु नदी है, और उसकी ये इतनी 5 सहायक नदियाँ हैं जो कि जुड़ी हुई हैं। किससे? सिंधु नदी से जुड़ी है, जो उसका जो है पूरा नदी तंत्र कहलाता है। यही क्या कहलाता है? यही उसका पूरा नदी तंत्र कहलाता है। हमने अभी तक जो है ये पूरा समझ लिया है इसमें कि किस प्रकार से इसमें जो है आपकी रावी, व्यास और सतलुज के द्वारा, इन नदियों के द्वारा यहाँ पर जो है ये मैदान बनाया गया है, पूरा आपका जो पंजाब और हरियाणा का बेसिकली पूरा मैदान है। अगर हम सतलुज के नीचे बढ़ते हैं, सतलुज के आगे जब हम नीचे बढ़ेंगे यानी इस क्षेत्र में, तो जब सतलुज के नीचे हम आएंगे तो हमें इसके थोड़ा दक्षिण में हमें एक मैदान दिखाई देगा, यहाँ पर स्थित है, जिसका नाम है मालवा का मैदान। मालवा का मैदान, ये मैदान हमें मालवा का मैदान देखने को मिलेगा। और मालवा के मैदान के जब हम नीचे आएंगे तो हमें, यानी ये जो मालवा का मैदान है, और मालवा के मैदान के नीचे जब यहाँ पहुँचेंगे हम नीचे, यानी मुख्य रूप से हरियाणा में, तो हरियाणा में जब हम पहुँचेंगे तो हमें एक और बांगर क्षेत्र दिखाई देगा, जिसका नाम रहेगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं उसको, जिसका नाम रहेगा भिवानी बांगर। भिवानी बांगर, ये जो पूरा राजस्थान का जो मैदान है, यहाँ पर हमें बांगर जो है भूमि देखने को मिलती है। मैंने बांगर आपको बताया था कि किस प्रकार से बांगर होती है। तो पूरा जो ये जो राजस्थान राज्य, ये पूरा जो हरियाणा का जो क्षेत्र है, तो ये पूरा बांगर जो है आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको बांगर और मैंने आपको खादर बताया था, उसका थोड़ा देख लेते हैं इसका एक जो है चित्र के माध्यम से। देखिए, मैंने आपको बताया था कि नदियों के द्वारा जिस तरीके से इस तरीके से एक नदी थी, और जब नदी वो युवा थी तो उसने दूर तक जो है अपने यहाँ तक के जल को भेजा था। लेकिन जब नदी वो युवा नहीं रह गई और उसमें ढाल कम हो गई, तो वो इसी क्षेत्र तक जो है अपने जो है जल को भेज पा रही थी, और वही जो है कहलाई थी नवीन जलोढ़ कहलाई थी। और इसी नवीन जलोढ़ को हम बेसिकली कहते हैं खादर कहते थे। पंजाब में खादर को जो है विट कहा जाता है। तो यानी ये जो था आपका, ये था आपका बांगर, ये क्या था आपका, ये था आपका बांगर, और ये क्या था आपका, ये था आपका खादर। ये पूरा खादर था। और पंजाब में जो है उसी तरीके से जो है आपको जो है खादर को विट कहा जाता है। दूसरी बात, इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इसकी इसकी हरियाणा के मैदान की, तो वो इसका एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि पहले क्या होता था, ये जो हरियाणा का मैदान था, बेसिकली जो हरियाणा का मैदान है, तो ये एक कटक का काम भी करता है। कटक का मतलब क्या होता है, ये क्षेत्र एक ऊंचाई क्षेत्र है दिल्ली के पास, इस तरीके से। तो क्या है कि जो नदी यहाँ से इस तरीके से देखा होगा आपने कि पश्चिम जो है पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है भाई, इस तरीके से सिंधु। लेकिन जब यहाँ पर ये जो हरियाणा का मैदान है, वो एक कटक है, जिसे हम हरियाणा के मैदान को एक दिल्ली कटक भी कहते हैं। दिल्ली के पास ही एक क्षेत्र है और एक ऊंचा क्षेत्र है वो, और इसमें क्या होता है कि वो एक प्रकार का समझ लीजिए कि जल विभाजक का काम करता है। यहाँ लिख देते हैं हम, जिसको हम ये हरियाणा के जो ये क्षेत्र को दिल्ली जो है हम दिल्ली का कटक भी कहते हैं। यानी यहाँ लिखते हैं हम हरियाणा का मैदान, यहाँ ब्रैकेट में लिखते हैं दिल्ली कटक। दिल्ली कटक यहीं पर स्थित है, दिल्ली के पास ही दिल्ली कटक। जो नदी, यानी पहले नदी कैसे पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, जो नदी पूर्व से पश्चिम
बहती थी पूर्व से पश्चिम वो नदी बहती थी, पूर्व से पश्चिम नदी बहती थी, तो इस कटक के द्वारा, इस कटक के द्वारा वह लगी, यानी दक्षिण पूर्व बहने लगी, वह दक्षिण पूर्व बहने लगी। ठीक है। यमुना जो नदी होती है, जो यहाँ से एक नदी बहती है, ये जो पहला कटक यहीं पर स्थित है, ये कटक, इस कटक को कहा जाता है दिल्ली कटक। तो दिल्ली कटक क्या करता है कि दिल्ली कटक नदियों के जो है उसका जो है मार्ग बदल देता है। पहले जो नदी होती थी वो पश्चिम से पूर्व बहती थी, लेकिन इस कटक के द्वारा, ये ऊंचाई पर स्थित कटक होता है, थोड़ा ऊंचा होता है, जिसके द्वारा जो नदियाँ होती हैं वो उत्तर यानी पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर बहने लगती हैं। पहले ये से बहती थी, अब ये बहने लगती है। उसी तरीके से एक नदी यहाँ पर भी बहती है, ये नदी, और ये नदी इसका नाम क्या है? इसका नाम है यमुना नदी। तो यमुना नदी इस तरीके से बहती है। अब यमुना नदी इधर को नहीं जाती है, यमुना नदी जो होती है तो वो जाती है वो पूर्व है, दक्षिण पूर्व की ओर वो बहती है। तो जो यमुना नदी है तो वो इस मैदान की जो है पूर्वी सीमा है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं हम, यमुना नदी इस मैदान की पूर्वी सीमा है। ठीक है, यानी और यही से यमुना बहती है। इधर जो है आपका जो है ये पूर्वी सीमा है यमुना नदी जो है इस तरीके से। तो आशा है कि आपको बेहतर क्लास लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।